हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाह क्या सीन है। अर्चना जी मेरे को एक बात पूछ रही थी, कहती उदित जी आएंगे तो इनसे पूछना आपके पास कभी कोई एड फिल्म वाले आए कि सर ये जवानी का लोशन है इसकी ऐड कर दो। मतलब ऐसे आए अर्चना जी होंगे, पूछ। अगर नहीं आए तो आ जाएंगे या आना चाहिए उन्हें, है ना? अभी आप कह रहे हैं तो डेफिनेट होगा। अभी फिलहाल तो ये दादाजी बन गए हैं। हैं? बन गए हैं दादाजी? अरे बहुत बहुत मुबारक हो सर। क्या बात है? वाह, इतनी घनी काली मूंछों वाला दादा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज मैंने मूंछ ट्रिम करके आया है। ट्रिम किया आज? हाँ, घर में गालियां दे रहे थे, बोले क्या इतने बड़े बड़े मूंछ लगा के जाते हो स्टेज पे। तो मैंने बोला चलिए आज ट्रिम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा जब उदित जी गाना गाते हैं ना तो अपने हाथ लेफ्ट राइट बड़ा चलाते हैं कि अकेले हैं, किसी और को आने नहीं देते। तो यही रीजन था कि आपने सारे गाने खुद ही गाए क़यामत से क़यामत तक के? ये तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनके पिताजी जी वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। हर फादर का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा बने, नाम कमाए। जी तो उनका सपना आनंद मिलन जी ने पूरा कर दिया, बड़े बन गए, बिल्कुल, बिल्कुल नाम कमाया और आज कर ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे जो इंडस्ट्री में लाया तो मेरा बेटा भी नाम कर रहा है। क्या बात। बहुत अच्छा। इनके जो पिताजी हैं चित्रगुप्त जी, वो उनके बारे में क्या मतलब, वी ऑल नो। तो मेरी इतनी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो भी मेरे करियर की शुरुआत में। और इतने प्यारे कंपोजर तो थे ही, कमाल के, लाजवाब, इतने प्यारे इंसान, ही वाज लाइक अ फादर फिगर, और इतने प्यार से गाना सिखाते थे। और तब आनंद मिलन उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा जी। तो ये दोनों ज्यादा बोलते नहीं है, उस वक्त तो और भी नहीं बोलते थे। अच्छा। ये चुपचाप ऐसे घूमते रहते थे। मैं सोचती थी कि ये दोनों, ये पता लगा उनके बेटे हैं। अच्छा जी। और असिस्टेंट हैं। और चित्रगुप्त जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। फिर ये बात उठी कि ये लोग कंपोजर्स बनना चाहते हैं दोनों, दे वांट टू कम आउट ऑन देयर ओन। तब ये क़यामत से क़यामत तक की फिल्म की बात निकली। अच्छा। और मुझे ये पता लगा कि ये लोग कंपोज कर रहे हैं। अच्छा जी। इनको ये फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं। और उदित जी और मैं, हम दोनों नए नए थे। फिर भी इनका पलड़ा भारी था क्योंकि इनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, इनकी माँ एकदम स्ट्रांग थी और जू में ऑलरेडी फ्लैट था इनका। तो अभी मुझे फ्लैट पे कहाँ आ गया? और मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे बोले कि आपको पता है एक बात। हाँ। मैं बोला क्या? तो वो अलका जी गाती है ना, वो यहाँ रहती है। तो मैं बोला यार मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ये सच बात है। अच्छा जी। मैं बोला मैंने तो कोई गाना गाया नहीं, स्ट्रगल में ही हूँ। तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप अलका जी से मिलने जाइए। लेकिन संजोग ऐसा था, कहीं से ऊपर वाला सुन रहा होगा, तो बोले चिंता मत करो, हम सब की जोड़ी एक दिन ऐसा होगा जो कयामत से कयामत तक चलेगा। क्या बात है, हुआ भी। तो कपिल जी, जी सर। इन्होंने डैडी की बात छेड़ी जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा जी। मेरे फादर इनकी सिंगिंग को तो शुरू से पसंद करते थे। अच्छा जी। और उनका था कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। अच्छा जी। तो पापा ने क्या बोला उसको, बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले उदित जरा इधर आना बेटा, तुम गाते कमाल हो एंड यू विल बी अ वेरी बिग सिंगर। लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ उसको गांठ बांध के अपने पास रख लेना। अच्छा जी। कि जब भी मुंह खोलना सिर्फ गाने के लिए खोलना। पर हमें तो बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन के, सीरियसली। मतलब गाने तो हैं ही कमाल के, पर बातें भी मजेदार बड़ी होती है उदित जी की। मैंने सुना क़यामत से क़यामत तक के लिए आनंद मिलन साहब इनको ढूंढ रहे थे। फिर दिल तो पागल है के समय यश चोपड़ा साहब इनका इंतजार कर रहे थे। ये सच और है ना? बिल्कुल सच है। पर मैंने सुना घर से तो आप टाइम से निकल जाते हो, फिर जाते कहाँ हो बीच में? अब बताता हूँ। आई वॉज इन अमेरिका दैट टाइम। अच्छा। मैं शो कर रहा था। अच्छा। और ये घर में फोन किया, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था। ये 97 की बात है। तो 96 में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने घर में फोन किया कि यश चोपड़ा जी का फोन आया है। अच्छा जी। तो मुझे पता चला। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं
अमेरिका पहुंचा ही था, 8-10 शो थे मेरे। तो मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं टेंशन में अभी यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा, अब यश चोपड़ा जी का फिल्म छूट जाए। जी। तो बोले अच्छा, कुछ जवाब दिया नहीं। फिर सेकेंड डे फोन किया मैंने, तो बोले वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो भाभी जी, पमेला भाभी बोली कि देखो यार, 7 समंदर पार बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग में टेंशन में है ये कि मेरा गाना न छूट जाए यश चोपड़ा जी का। यश चोपड़ा जी बोले शाहरुख खान का डेट मिल गया है मुझे, अब मैं किसी का वेट करने वाला नहीं। मैं स्टेज पे, अब दिन रात का फर्क हो जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करता रहता था और दिमाग में मेरे वही चल रहे थे। गॉड। तो फिर मैं डेली फोन करता था उनको। तो पमेला भाभी बोली यार, यश जी से रिक्वेस्ट किया कि देखो कितना इसमें लगन है, 7 समंदर पार है और शो कर रहा है, यार मान जाओ। संजोग ऐसा हुआ कि किसी सिंगर को बुलाया है, मुझे पता नहीं। टाइटल सॉन्ग में आप देखना कि शाहरुख खान जी भी हैं और अक्षय कुमार जी भी हैं। तो एक हीरो के लिए किसी सिंगर को उन्होंने गवाया है। अच्छा जी। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, बोले गवा लेते हैं किसी से, लेकिन आवाज तो उदित नारायण की ही चाहिए मुझे। तब तक उनके दिमाग में मैं उनका फेवरेट सिंगर बन गया था। ये भी देखिए एक ईश्वर की लीला है। बिल्कुल। तो उन्होंने लता जी से सारे गाने कर लिए और बोले जो जो गाने की शूटिंग है वो कर लेंगे किसी से, लेकिन वो आए। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 15 या 20 दिन के बाद मैं आया, सीधा एयरपोर्ट से सीधा मैं वेस्टर्न आउटडोर गया और पहला गाना रिकॉर्ड किया, दिल तो पागल है। वाह। मगर ये बताइए कि लेट क्यों आते थे रिकॉर्डिंग में? हाँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं, बाकी बड़े चालाक क्योंकि क्योंकि मैंने बात सुना- कहाँ से हमें अमेरिका ले गए और हम वो बात ही भूल गए कि हमने पूछा क्या था, क़यामत से क़यामत। है ना? क्योंकि ये टॉवेल लपेट कर और नहाने की तैयारी इनकी 1.5-2 घंटे तक चलती है। अच्छा। तो एक बार किसी के रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि ये बोले बस मैं निकल गया हूँ, ट्रैफिक जैम है। फिर 15 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अरे ये- इनको पता नहीं था कि वो उस रिकॉर्डिंग में एक गेस्ट बैठे थे जो बॉम्बे के आरटीओ चीफ थे। अच्छा। तो उन्होंने सब जगह फोन लगा के बोला ये घर से ही नहीं निकला है ये आदमी। अरे मुझे पता ये सच है ना? वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी, तो बैठे बैठे वो गाना लिख रहे हैं, वो फोन आते रहते थे उनके पास, वेस्टर्न आउटडोर कहाँ है और सनी सुपर साउंड्स कहाँ है। जी। बिल्कुल। तो वो फोन पर बोलते थे, हाँ बस बस बस, सर बस बस आ गया, बस आ गया बस ना सर इधर गेट, आई एम एट गेट। मैंने बोला आप वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हो, अभी तक गाना आपने गाया नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सनी के गेट पर हूँ। my God. इतना बड़ा झूठ। इसका जवाब भी देता मैंने हूँ। देखा है ये, मैं आई एम आप लोगों को witness मैंने to this. बताया ना क्या? कि अलका याग्निक जी के दिमाग में मैं ही हूं हमेशा। और आनंद जी ने ठीक कहा। अब देखिए क्या है, अभी एक ऐसा टाइम आता है ऊपर वाले की कृपा से कि एट ए टाइम 4-5 स्टूडियो में गाने चल रहे हैं डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के। जी। अब मैं कोई गाना छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना संघर्ष करके आया था। तो एक लगता था कि यार कोई म्यूजिक डायरेक्टर का गाना मुझे छोड़ना नहीं है। उस चक्कर में मैं लेट हो जाता था। अब एक जगह गाना गाने जाता था, अलका जी बैठी रहती थी, पहले मैं माइक पे जाऊंगी, आप बैठे रहो। झूठ मत बोलिए उदित जी, ये सच है। आप बोलते थे कि पहले अलका जी गा लेंगी तब मैं गाऊंगा। आनंद सर, नॉर्मली क्या होता है कि गाना बच्चे बच्चे की जुबान पे जब आता है तब होता है कि गाना ये सुपर डुपर हिट है। आजकल नंबर वाली गेम आ गई, इतने इतने मिलियन व्यू हो गए ये। लेकिन कयामत से कयामत तक की जो ऑडियो कैसेट थी, हमने सुना कि उसके 88 लाख और 80 लाख समथिंग कैसेट्स बिके थे। मोर देन 1 करोड़। वाओ, मोर देन 1 करोड़। वाओ। तो खुशी की बात यह है कि आज भी बहुत डाउनलोड होते हैं वो गाने, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। वाओ। पर आपको कभी दिमाग में नहीं आया कि यार एक साथ पैसे लेने की बजाय पर कैसेट लेते तो अच्छा रहता, मतलब जब इतना हिट हो गया। मैंने एक और बात सुनी, कहते ये जो गानों की धुन बनाते थे आप मंसूर साहब की लाल कलर की वैन में बैठ के
बनाते थे जी, तो जी, जी, अपनी मर्जी से बैठे थे लाल बैन में कि किडनैप करके बिठाया था खान साहब ने आपको? बताओ, कमाल की बात यह है कि आज भी हम लोग को नंबर याद है 1887 रेड वैन मंसूर खान की। और हम लोग ट्यून बनाते थे, उस वक्त कैसेट प्लेयर होता था छोटा सा, तो रिकॉर्ड करते थे उस पर और फिर गाड़ी में बैठ के घूमते घूमते अरेंजमेंट्स गाड़ी में बनते थे ना। एंड बोथ ऑफ यू बीइंग ब्रदर्स, कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी? तो होती थी क्या, आज भी होती है। आनंद मिलिंद साहब की धर्मपत्नी है जी, यहाँ पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। ये सच बताएंगी हमें, ये दोनों भाइयों में आपस में होते हैं झगड़े? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने सालों के बाद आनंद मिलिंद जी को आपने इतनी प्यार से और इज्जत से यहाँ बुलाया, हम सौभाग्य सबको मैम। बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम क्या बात। पूरा परिवार हमारा, खासकर हमारे बच्चे, मेरी बेटी गौरी और रितिका रिया, बच्चे भी आए हैं? बड़े फैंस हैं जी। हाँ हेलो जी, वेलकम वेलकम। और हाँ बिल्कुल, और ये मेरी प्यारी सी देवरानी मिसेस मिलिंद अनीता। और मेरी बेटी के बारे में मैं एक ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये प्लेटफॉर्म मिला है। गौरी जब 7th स्टैंडर्ड में थी तो इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था। अच्छा जी। उस प्रोजेक्ट में ऐसे था कि हर बच्चे से कहा गया था कि आपको जो भी सेलिब्रिटी पसंद है या एनी नोन पर्सनालिटी दैट यू आर फॉन्ड ऑफ, दैट यू लुक अप टू, आप उसके बारे में लिखिए और उसको आप इनेक्ट कीजिए। गौरी वॉज अ डाई हार्ट फैन ऑफ कपिल शर्मा। हाउ स्वीट, थैंक यू। शुक्रिया। पागल जिसको कहते, जुनूनी, खाना भी खाती तो वो बस शो देख के, नहीं तो खाना खाने में भी इंटरेस्टेड नहीं। तो इसने आपका जो पूरा वो जो आप प्रेजेंट करते थे एंट्री वगैरह पूरा उसने इनेक्ट किया एंड शी वन अ फर्स्ट प्राइज फॉर दैट। वाओ। सो ऐसा है। हाँ, लड़ाइयाँ होती है, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं, दोनों भाइयों में आज भी होती है, पर प्यार भी बहुत है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर भी बहुत है। हम पूरा परिवार बिल्कुल ऐसे हैं और ऐसे ही रहें आप लोग सब, यही दुआ करें। आई वॉन्ट द वर्क। आनंद जी, ये आपको रोमांटिक गानों की इंस्पिरेशन तो मैं समझ गया कि यहीं से आ रही है। बिल्कुल मैडम इतनी प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल। कौन सा गाना आपको अगर आज डेडिकेट करना हो अपने गानों में से कोई गाना, आनंद जी? जो मेरा बहुत फेवरेट है, कयामत से कयामत ए तक, मेरे जिसकी रिकॉर्डिंग हमसफर। में मैं थी रात के अच्छा, 2:30-3 बजे किस्सा, तक। उसका किस्सा सुनिए। आप रात के 2:30 बजे तक क्यों, आपको शक नहीं, है? बताता मैं हूँ पहली बार या दूसरी या एक तीसरी मिनट बार मुझे गई बताने थी। दो। अच्छा, मुझे लगा इनको डाउट था आप पे कि रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। अच्छा जी। नहीं नहीं, वो गाना बना कैसे था ये शायद लोग नहीं जानते होंगे। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। ए मेरे हमसफर। हाँ। ओके म्यूजिक सिटिंग हुई जी। पूरी यूनिट बैठी थी और डिस्कस हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ कि 6-7 दिन के बाद फिर मिलते हैं और आप लोग कोई ट्यून सोचिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। अब उसके दूसरे दिन मंसूर जो है डायरेक्टर जी। वो चले गए आउट ऑफ टाउन ओके। और मंसूर गए आउट ऑफ टाउन और आनंद मिलिंद हो गए रिलैक्स। अच्छा। अब आएंगे 10-12 दिन के बाद, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। वी वर एंजॉयिंग लाइफ। तीसरे दिन सुबह सुबह नासिर साहब का फोन आया। अच्छा जी। तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोले हाँ क्या हाल चाल है। एकदम अंकल ठीक ठाक, कुछ सोचा है उस गाने के लिए? मुझे नहीं मालूम था कि उनकी शूट जो है वो प्रीपोन होने वाली है। अच्छा, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, जो है अपने सच बोल देता हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरी शामद आने वाली थी, मैंने छोटी सी झूठ बोले आदमी, बोला अंकल 2-3 तरह से सोचे हम लोग एंड यू विल बी माइंड ब्लोइंग ट्यून्स। अच्छा। ठीक है, झूठ तो बोल दिया। उसके बाद नासिर साहब ने कहा, वो एक्साइटेड हो गया, बोले एक काम करता हूँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, Oh God. तो मैं तुम्हारे म्यूजिक रूम में होते हुए जाता हूँ और ट्यून सुनते हुए जाता हूँ। अच्छा। और उनका जो घर था वो हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। अच्छा। कपिल जी, यू कैन नॉट इमेजिन, मैं तो पूरा सफेद हो गया और लगा कहाँ फंस गया यार, सुबह सुबह ये झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे। भागा म्यूजिक रूम में, सिचुएशन तो मालूम थी, बैठा, बोला क्या करूं। मिलिंद भी आया एकदम टेंस, तो रिकॉर्ड बटन दबाया और ये ट्यून हमने टेप की, स्टॉप बटन दबाया, तब तक डोरबेल नासिर साहब की क्या है। बात है, वाह। कभी कभी देखो आप, इतनी खूबसूरत चीजें हाँ। ऐसे ही बन जाती हैं। फिर उनको मैंने बोले हाँ भाई क्या सोचा है। अब वो 2-3 तरह से मैंने झूठ बोला था जी। तो ये ट्यून हमने सुनाई, उनका रिएक्शन कमाल था, बोलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यही गाना होगा
इसके अंतरों पे काम करो और निकल गए। अच्छा नासिर साहब निकल गए, जो मेरा 135 हुआ था ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, मैं यूं कि ये क्या हो गया। मैं सर आज ना सर आपने वो दौर याद करा दिया। हम यही गाने सुन सुन के तो बड़े हुए, मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के गाने हैं ये, और इतना मजा आ रहा है सुन के। हम लोग इतने बूढ़े नहीं है नहीं, कि आपको सर। स्कूल कॉलेज के गाने कपिल आप हर शो में यही बोलते हैं नहीं पर जेन्युइनली कि आपके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए मुझे हैं। अभी आप पूछ लो, अभी किशोर दा के गाने, रफी साहब के गाने है ना, फिर उसके बाद 90s के आप सब के गाने, मुझे आजकल के गाने उल्टा याद नहीं होते हैं। तो तू कितना छोटा है, तू बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। अभी तो आप नहीं 40 की हो रही, मैं तो अभी फिर भी। अच्छा जब ये आती हैं आके बोलती हैं मैंने पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी काम किया है, मैंने रणबीर कपूर के साथ भी, एज अपनी बताती नहीं है। वाह, आई नो फेक रहा है, आई नो। दो महिला दोस्त जब मिल जाती है ना, किसी की सुनती नहीं है। अच्छा हे तू भगवान। बोले जा रहा है, अलका जरा ज्यादा बोले, इसकी बोलती बंद कर। ये आपको भड़का रही है, इनकी बातों में नहीं आना आपने। आपको पता है ये सिद्धू जी को भी यही बोलती थी, आप ना शो में बैठे अच्छे नहीं लगते, आप थोड़ा अमृतसर घूम के आओ। तो घूमने गए तो उनके सोफे बैठ गई, इनकी बातों में नहीं आपने आना। भड़काती है ये, फूट डालो राज करो, इनकी नीति है। Oh God! नहीं, इसीलिए तो वाह क्या सीन है। कपिल जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपने पूछा आनंद मिलन का झगड़ा होता है या नहीं। जी तो झगड़ा होता है। अच्छा आपको अब क्वेश्चन समझ में आया? नहीं ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसके आगे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ बैठी है सामने, जी जी 3rd नंबर, जी जस्ट गेट अप। मेरा और इनका नहीं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ अर्चना, रोज झगड़ा होता है, रोज कपिल शर्मा शो देखती है। अच्छा और देखने के बाद जब बेड पे हम लोग लेटते हैं तो फोन पे देखती है और हंसते रहती है, वाह। और मेरी नींद खराब करती है। शी इज योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू मैम, इस शुक्रिया। पे कुछ जवाब दो भाई। और मैं बहुत डांटता हूँ फिर भी लगा के। तो आप इनके कमरे में क्यों सोते हैं? सॉरी, वो मेरे कमरे में सोती है। तो क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बात है? नहीं मैं बता रहा हूँ क्या बात है। अच्छा। इतने सारे टैलेंटेड लोग एक साथ एक ही जगह पे जोरदार तालियां। वाह यार, अलका जी नमस्ते, उदित जी, आनंद जी, मिलिंद जी, क्या बात है यार। शर्मा कैन आई हैव अ सीट? हाँ बैठिए प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। अरे मैं ये ठीक कर रहा हूँ, मैं बैठिए आप। समझ गया सब। अर्चना जी मैंने भी सीट पकड़ ली। वेरी गुड, छोड़ना नहीं। आनंद जी माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से उठ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं क्या है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं, तो इस शो का आज मैं आनंद उठाना चाह रहा था। उदित जी जी आप गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। जैसे तानसेन जी थे, वो जब गाना गाते थे तो दीपक जल जाता था। जी अभी कुछ दिनों पहले मैंने गाना गाया, दीपक जल गया। आपको गाना कहाँ आता है? यही सेम बात मुझसे दीपक ने कही। मुझे आया गुस्सा। मेरे हाथ में लाइटर था, मैंने उसके हाथ पे जला दिया। दीपक इस तरह जल गया। दीपक जल गया। बोले, अलका जी आप खुद पीटेंगी कि मैं कोई ड्रम वाले को बुलाऊं? हिम्मत नहीं कर सकती हूँ मैं। बाउंस बैक हो जाएंगे। मेरा- लेकिन अलका जी मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाह रहा था। बोलिए कि ये तानसेन जी जब गाना गाते थे तो दीपक जलता था, तो कितनी दूर तक का दीपक जल जाता था? मतलब रेंज क्या होती थी दीपक के जलने की? मान लीजिए इस मोहल्ले में किसी की नई नई शादी हुई है, उसने अभी अभी अपने कमरे का दीपक बुझाया है। वहां पे तानसेन जी ने गाना गा दिया, या इसके कमरे का दीपक जल गया। अब इस तरह बार बार दीपक जलता रहेगा तो इसके खानदान का चिराग कैसे रोशन होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.